हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं एक चैप्टर का। और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। और ये आप 7th क्लास से ही समझते आ रहे हो, सस्टेनेबल विकास क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों समपोषणीय विकास। समपोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका क्या मतलब है कि ऐसा विकास जो पॉजिटिव दिशा में हो, जिससे पर्यावरण को हानि ना पहुंचे और जिससे पर्यावरण में जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म ना हो। ऐसा रिसोर्सेज जिससे हमारा डेवलपमेंट तो हो, साथ साथ में हम इस काबिल हों कि हम जो भी रिसोर्सेज हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा कर रख सकें। अगर कल्पना करो कि अगर हमारे जो पूर्वज रहे हैं सभ्यता में सारे रिसोर्सेज का प्रयोग कर लेते और हमारे लिए आज कुछ भी ना होता, तो हमारा जीवन संभव नहीं होता। अगर उन्होंने हमें रिसोर्सेज दिए हैं संभाल कर, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी वे तरीके अपनाएं जिससे संसाधनों का कम से कम प्रयोग हो, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो और उनका बेकार में यूज़ ना हो, उनको ख़राब ना करें। जैसे पानी के टैप चलते रहते हैं या ज़्यादा लालच की वजह से हम धरती में खाद बीज ज़्यादा डालते हैं तो पानी की सिंचाई भी ज़्यादा होती है, उससे लैंड तो ख़राब होती ही है, साथ में जो रिसोर्सेज हैं पानी वगैरह वो भी ख़त्म होते हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तरीका है। Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the need of the future generation. इसका मतलब, डेवलपमेंट का मतलब है कि बिना डैमेज किए, इन्वायरमेंट की बिना कोई हानि पहुंचाए विकास करना इन द प्रेजेंट, वर्तमान में, ताकि आने वाली फ्यूचर जनरेशन को किसी तरह का समझौता ना करना पड़े, मतलब इन रिसोर्सेज के बगैर न रहना पड़े। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो लोगों को ये विचार, आइडिया, ये कहाँ से आया? आज ये आइडिया दुनिया भर में फैला हुआ है और बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारी ट्रीटीज होती हैं, संधि होती हैं, समझौते होते हैं। यूएनओ की एक बड़ी जो संस्था है देशों के ऊपर, यूनाइटेड नेशन, उसमें भी लोग चिंतित हैं और एनवायरनमेंट को हर तरीके से बचाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले ये आइडिया आया था रियो डी जेनेरो समिट 1992 में, लेकिन इससे पहले ये नहीं कि बातें नहीं हुई थी इस पे। इससे पहले ये शुरू कहाँ से हुआ? देखो, एक दवाई थी डीडीटी। अगर आपके घर बहुत पुरानी है और उसमें ऐसे कड़ी चढ़ी हुई है, छत जो है वो काठ की जो पिलर होते हैं उनके बने हो, तो उन पे सफ़ेद सफ़ेद सा छिड़काव आपको दिखेगा। ये डीडीटी का छिड़काव होता है मच्छर, मक्खी और कीटाणु, जो हानिकारक कीटाणु थे उनको मारने के लिए। एक लेडी थी जो अपने आंगन में स्पैरोज के लिए दाना डालती थी, चिड़िया, और अचानक उसने देखा कि चिड़िया की जो संख्या है वो बहुत कम होनी शुरू हो गई। मतलब पहले जहाँ सैकड़ों चिड़िया उसके आंगन में आया करती थी, ये यूरोपियन कंट्रीज की बात है, अब वो चिड़िया कम हो गई है। और ये आर्टिकल छपा किसी अखबार में, तो पता चला कि जो डीडीटी है उससे क्या होता है, वो चिड़िया जब दाना खाती हैं, जिस अन्न पे छिड़काव होता है, तो चिड़िया का जो अंडा होता है उसके ऊपर जो परत होती है कैल्शियम की, जो डीडीटी है वो उस कैल्शियम को क्या बना देती है, कमज़ोर बना देती है। और जैसे ही अंडा नीचे गिरता है उसका ये खोल टूट जाता है, जिसके कारण उससे चूजा नहीं बनता और बहुत सारी चिड़िया ऐसे ख़त्म हो रही थी। तो शोर मचा सारे विश्व में कि इस तरह की दवाइयों का प्रयोग करके, इस तरह से खेती करके, डेवलपमेंट करके हम पशु पक्षियों, वन्य जीव जंतु को हानि पहुंचा रहे हैं। और दूसरी बात, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है
और बहुत सारी जो समस्याएं आसपास देख रहे हो आप, प्रदूषण की, कोहरे की, लैंड के खत्म होने की, लैंड के खराब होने की, पानी के खत्म होने की, वो सारी चीजें इस जो आपकी रियो डी जेनेरो की समिट थी इसमें डिस्कस की गई। इसमें 21 पॉइंट थे विश्व में जिस पर जो बहुत चिंता का कारण था। एक तो जैसे मैंने बताया था कि इकोसिस्टम टूट रहे हैं, जैसे ये स्पैरोज खत्म हो रही हैं, तो इस पर जो जितनी भी चीजें निर्भर थी वो खत्म हो रही हैं। दूसरी बात, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, कोयले और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके प्रयोग से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वायुमंडल में बढ़ रही है। जब हम छोटे बच्चे थे तो हम पढ़ते थे कि वायुमंडल में इतने % कार्बन है, 0.03। आज ये 0.04 हो चुकी है, लेकिन ये आंकड़ा भी बहुत ज़्यादा है। इसका कारण क्या है? देखो, ये सूर्य की किरणें आती हैं धरती पर, जैसे सुबह आई, लेकिन अगर आप देखोगे 3 बजे धरती का अचानक तापमान बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये किरणें वापस लौटने लगती हैं और धरती का तापमान आने की वजह से और जाने की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ हमारे वायुमंडल में एक कार्बन की परत है, कार्बन डाइऑक्साइड की। ये जो किरणें हैं जाते जाते कुछ हीट इन कार्बन के अणुओं में छोड़ जाती हैं, ताकि जो रात को मनुष्य को हीट चाहिए वो इस कार्बन की परत से ग्रहण कर सके। अगर ये कार्बन की परत नहीं होती तो जीवन संभव नहीं होता। लेकिन अगर ये कार्बन की परत मोटी हो जाए आपके, क्योंकि वाहनों का धुआं, इंडस्ट्रीज का धुआं इन कार्बन में जाता है, तो ये जो जाने वाली हीट है, ये बहुत ज़्यादा जो किरणें हैं, रेज हैं, ये बहुत ज़्यादा हीट पृथ्वी पर छोड़कर जाएगी, तो भी जीवन संभव नहीं। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं? हम प्रकृति को बिगाड़ रहे हैं। और ये जब गर्म होगा, वायुमंडल गर्म होगा, तो क्या होगा? वायुमंडल गर्म होगा तो बेचाहे बिन मौसम बरसातें होंगी। जो यहाँ ग्लेशियर्स हैं ताजे पानी के ग्लेशियर है, उसी से तो नदियाँ बहती हैं। वो क्या करेंगी? वो अचानक ज़्यादा बहेंगी। और बहुत सारी स्टडीज ऐसी आ चुकी हैं जो ये बताती हैं कि हिमालय पर्वत पर जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो अपनी जगह छोड़ चुके हैं। अंटार्कटिका और आर्कटिका पे जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं तेजी से। तो जब ये नदियों का फ्लो ज़्यादा होगा और ताजे पानी का जो सारा मिलकर ये समुंदर में मिल जाएंगे, तो क्या होगा? समुंदर का पानी पहले से ज़्यादा उठ जाएगा ऊपर, और जो आसपास के टापुओं पर रहने वाले लोग हैं वो घर से बेघर हो जाएंगे, डूब जाएंगे, या वो अपनी जगह छोड़ देंगे। जो यहाँ से बसे हुए जो लोग हैं अगर कहीं जाएंगे तो माइग्रेशन की प्रॉब्लम होगी। मान लो ये यहाँ जाकर बसेंगे तो वो माइग्रेशन की प्रॉब्लम के कारण क्या बन जाएंगे? वहाँ शरणार्थी बन जाएंगे और दूसरे लोग उनका विरोध करेंगे कि ये हमारी धरती पर आ गए। बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से फसलें खराब हो जाएगी, फसल चक्कर टूट जाएंगे। और इसके बहुत सारे कारण हमने करे हैं कि हमने फॉरेस्ट को काट दिया। हाँ, उसके बाद फॉरेस्ट जो 33% होना चाहिए, आज इसकी संख्या बहुत कम है। जो ब्राज़ील के वन थे, अमेज़न के वन, अमेज़न नदी है, आपको पता है ब्राज़ील में बहती है वो, दक्षिण अफ्रीका में, जो लेटिन अमेरिका कंटिनेंट है, उनके वनों को धरती का फेफड़ा कहा जाता है। लेकिन आज ये फेफड़े खत्म होते जा रहे हैं, धरती के वन खत्म होते जा रहे हैं। उनके कारण जो ऑक्सीजन है उनकी कमी होती जा रही है वायुमंडल में, और हानिकारक तत्व बढ़ रहे हैं। तो सस्टेनेबल में और एक और जो प्रॉब्लम है, जैसे मान लो ये वृक्ष कट रहे हैं, तो डेजर्ट, जो दुनिया के डेजर्ट थे, मान लो भारत का थार का डेजर्ट है गुजरात और राजस्थान के आसपास, यहाँ उन डेजर्ट के एरिए बढ़ रहे हैं। पहले ये हरियाणा के, राजस्थान के 6-7 जिलों में जैसे डेजर्ट हुआ करता था, अब ये डेजर्ट 13-14
राज्यों में फैल गया, 13-14 जिलों में फैल गया राजस्थान में, और ये हरियाणा की तरफ बढ़ रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे खतरे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हम नहीं करते तो वैसे ही डेवलपमेंट जो उपभोगवादी विकास है वो अगर होता रहा तो दुनिया आने वाले समय में खतरे में पड़ सकती है। और आप ये सिम्टम देख रहे हो, कभी महामारी आ रही है, कभी लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं बादल फट रहे हैं, और कहीं पर जो है सुनामी जैसी चीजें देखने की आ रही है। पोल्यूशन इतना हो गया था कि स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी, जबकि ऐसा कभी होता नहीं है कि क्योंकि प्रकृति में इतनी ताकत होती है कि वो अपने आप को रिन्यूएबल कर सकती है, लेकिन हमने इतना उसका शोषण कर लिया कि अब प्रकृति को खुद ही किसी न किसी तरीके से रिन्यूएबल करना पड़ेगा। अब ये सबमिट हुई तो ये जो है, जब ये DDT का और ये आर्टिकल छपा तो बहुत सारे देश जो हैं उन्होंने DDT को के छिड़काव को बंद कर दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी, सबसे पहले कानून बनाने वाला इंडिया था, लेकिन सबसे बंद बाद में किया। औरों को तो हमने शिक्षा दी कि वही इस तरह के कानून बना लो, लेकिन हमने बंद नहीं किया इसको, बाद में बंद किया 1996-97 में आके। तो 1992 तक, इससे पहले एक 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, वहाँ सम्मेलन हुआ था। वहाँ भी लोगों ने, जो देश थे, देशों के हेड और इन्वायरमेंटलिस्ट जो पर्यावरणविदवादी होते हैं, पर्यावरण के बारे में लिखते हैं, उनकी चिंता करते हैं, तो वो लोग इकट्ठे हुए थे। उसके बाद प्रॉपर तरीके से UN के अंडर में, यूनाइटेड नेशन के अंडर में एक मीटिंग हुई जिसका नाम था रियो डी जेनेरो। ये ब्राजील में है, ब्राजील की राजधानी है। वहाँ लोग इकट्ठे हुए रियो डी जेनेरो में, इसलिए इसका नाम का इसके नाम पे ही रखा गया। और आज भी 22 अप्रैल को, आपको पता है क्या बनाया जाता है, अर्थ डे मनाया जाता है। ये इसी मीटिंग के नाम पर हुआ था। In June 1992, more than 100 head of the state, बहुत सारे जो हेड ऑफ द स्टेट का मतलब कोई प्रेसिडेंट था, कोई प्राइम मिनिस्टर था, वो मीट रियो डी जेनेरो इन ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। सबसे पहले ये अर्थ समिट हुई, और किस लिए थी ये? जितने भी पर्यावरण में परिवर्तन हो रहे हैं उनके लिए थी। द समिट वाज कवर्ड फॉर एड्रेशंस अंडर प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम हो रही थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कारण, उसके लिए हुई थी। एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। और दूसरी एक समस्या थी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, मतलब जो लोग पर्यावरण को खराब कर रहे हैं वही इस पर्यावरण का लाभ उठा रहे हैं, जो बेचारे पर्यावरण को खराब भी नहीं कर रहे वो गरीब भी हैं। अब ये कहा जाता है कि चलो पर्यावरण को ठीक कर लेते हैं, जैसे 2016 में एक पेरिस समझौता हुआ। भारत और चाइना जैसे देश चाहते थे कि कोई ऐसा समझौता हो जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का हम रिडक्शन कर सकें, मतलब जो बढ़ रही है उसका कम कर सके। लेकिन अमेरिका, अब डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग वहाँ बैठे हैं तो वो मान नहीं रहा। वो कहता है कि कहाँ है ग्लोबल वार्मिंग, वो इंडस्ट्रियलिस्ट टाइप है। लेकिन इससे पहले जो प्रेसिडेंट था बराक ओबामा अमेरिका का, और आपको पता है US से जो अमेरिका, वही चौधरी है सारे संसार का, और जो चौधरी कहता है वही होता है। बराक ओबामा ने इस समिट में साइन भी किए, एग्री भी हो गया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब आ गए हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है ग्लोबल वार्मिंग जैसी, यहाँ तो बर्फ़ पड़ रही है। एक ट्वीट भी आया था, और इस ट्वीट का जवाब कहते हैं कि कहाँ है ग्लोबल वार्मिंग, ये तो बर्फ़ पड़ रही है। तो एक लड़की थी हमारी साउथ इसकी ईस्टर्न राज्यों की, शायद असम की थी, उसने जवाब दिया था कि प्रिय प्रेसिडेंट, आप तो समझ ही नहीं रहे कि मौसम बदलने और ग्लोबल वार्मिंग में क्या फ़र्क है। तो लीडर इकट्ठे हुए, उन्होंने एक संधि साइन की और कहा कि जितने भी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं
परिवर्तन हो रहा मौसम में, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और जितने भी इकोसिस्टम खत्म हो रहे हैं। इकोसिस्टम का मतलब जो पेड़ पौधे, वन्य जीव जंतु खत्म हो रहे हैं। द रियो कन्वेक्शंस endorsed the global forest principle and adopt agenda 21 for the achieving sustainable development in the 21st century। और उन्होंने कहा कि 21st सेंचुरी में हम 21 बातों पर एग्री होंगे और वो उसके डेवलपमेंट के लिए हम कोशिश करेंगे। जैसे 21 में आपका ये था कि जनसंख्या में नियंत्रण होगा, महिलाओं की स्थिति सुधरेगी, एजुकेशन, बच्चों में मेल न्यूट्रिशन है, मतलब वो खाना उनका सही प्रॉपर नहीं है, डेजर्टाइजेशन बढ़ रहा है, फॉरेस्ट कट रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो इस तरह से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये फिर जो देखो इनका महत्व है, इन इस तरह की जब संधि होती है, क्योंकि फिर क्या करना पड़ता है, जवाब देने होते हैं कि आपने इस 21 में से किन क्षेत्रों में काम किया। जैसे फिलहाल वर्तमान में हमारी भारत की एक अच्छी न्यूज़ आई है कि भारत का फॉरेस्ट इलाका बड़ा तो है साउथ के जो जितने भी हमारे स्टेट हैं, लेकिन बढ़ गया है 24%, पहले 23% था, अब 24% हमारा 24 के लगभग हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो हो गया है, फॉरेस्ट बढ़े हैं। इन द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर इन 1992 ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये जो है यूनसेड के अंडर ये कॉन्फ्रेंस होती है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरो, Brazil. It aimed at achieving global sustainable development. It is the agenda to combat environment damage, poverty, disease। और ये 21 में से क्या कहा गया कि जो इन्वायरमेंट को हानि पहुंच रही है, पावर्टी, बीमारी, ग्लोबल कॉरपोरेशन के द्वारा और दूसरे प्रयासों के द्वारा इन्हें इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम इन पर मिलकर काम करेंगे। लेकिन मैं बताऊं आपको, इन्वायरमेंट का ये नहीं है कि इन्वायरमेंट एक देश खत्म कर रहा है और उसका प्रभाव दूसरों पर नहीं होगा। हो सकता है कि उस देश पर ना पड़े, दूसरे देश पर जाके पड़े। जैसे कैसे, ओजोन परत की लेयर में छिद्र हो गया, क्योंकि वायुमंडल के प्रदूषण के कारण ओजोन परत में छिद्र हो गए। क्लोरोफ्लोरो एक कार्बन गैस होती है जो आपके पेंट से, फ्रिज से, एसी से निकलती है। तो यहाँ एक ओजोन 3 की लेयर है जो अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। अब एसी फ्रिज कहाँ है? जो यूरोपियन कंट्री वहीं तो है ना, लेकिन छेद कहाँ हुआ? अंटार्कटिका पे जाके, ठीक है। और जो आसपास के लोग हैं, देश हैं, उन पर ज़्यादा प्रभावित करेगा ये। तो इस तरह से इन्वायरमेंट की जिम्मेदारी है कि सारे मिलकर उठाएं। अगर सब गंदा कर सकते हैं तो भागीदारी भी सबकी होनी चाहिए ठीक करने की। लेकिन मैंने कल भी बताया था, जब चीज़ अपनी नहीं होती, समुदाय की होती है, तो हम क्या करना शुरू कर देते हैं, हम यूज़ तो उसका बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन हम उसको ठीक करने में मदद नहीं करते। उसके बाद है रिसोर्सेज प्लानिंग। इसलिए हमें रिसोर्सेज का प्लानिंग करके प्रयोग करना चाहिए। प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? आपको पता है हमारे देश में भी प्लानिंग होती है रिसोर्सेज की। प्लानिंग का मतलब होता है कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज और उनका प्रयोग किस तरह से कैसे करना है। 5 साल में हमारे यहाँ पहले 5 ईयर प्लान होते थे। 5 साल की हम प्लानिंग करते थे कि 5 साल में हम क्या क्या काम करेंगे, कहाँ कहाँ विकास के लिए पैसा लगाएंगे। अब हमारे देश में, और ये सब कौन करता था हमारे यहाँ, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया है मोदी सरकार ने, उसकी जगह नीति आयोग आ गया है। अब ये सारी प्लानिंग नीति आयोग बना के सरकार को देता है। सरकार अगर इसके उद्देश्यों पर गौर करती है, मतलब जो इन्होंने प्रिंसिपल बनाए हैं, प्लानिंग बनाई है, उनकी तरफ देखती है और फिर प्लानिंग बनाती है।
अब हमारे यहाँ प्लानिंग का तरीका है 3 साल, 7 साल और 15 साल, इस तरह की प्लानिंग हमारे देश में अब चल रही है। ठीक है, तो रिसोर्सेज को प्लान करने से क्या होता है, उसकी यूटिलिटी का प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं और उसका जो रख रखाव करके उसको बचाया भी जा सकता है। It has importance in the country like India, which has enormous diversity in the availability of resources. There are regions which are rich in certain type of resources but are deficient in some other resources. हमारा देश बहुत बड़ा है, कहीं बहुत चीज़ें पैदा होती हैं लेकिन कहीं उनकी कमी होती है। जैसे हरियाणा पंजाब में गेहूं चावल बहुत उगते हैं लेकिन यहाँ धातुएं नहीं मिलती। इसी तरह उड़ीसा झारखंड बिहार में धातुएं बहुत मिलती हैं लेकिन वहाँ अन्न पैदा नहीं होता, बहुत कम होता है। तो इस तरह से एक क्षेत्र जो है वो डेफिशिएंट है। जैसे रेगिस्तान में रेत तो बहुत है लेकिन पानी नहीं है, पंजाब में नदियाँ बहती हैं। ठीक है, तो इस तरह से रिसोर्सेज एक जगह कम है और दूसरा रिसोर्सेज वहाँ बहुत ज़्यादा। देयर आर सम रीजन विच कैन बी कंसिडर सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म ऑफ द एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। एक क्षेत्र को कह सकते हैं कि वो सफिशिएंट है, मतलब उसके पास इतना है कि वो अपना काम चला सकता है। देयर आर सम रीजन विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज, लेकिन एक कोई ऐसा क्षेत्र है जिस वहाँ बहुत शॉर्टेज है। For example, the state of Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh are rich in minerals and coal deposit. और जैसे ये जो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, क्योंकि ये नागपुर का पठार आ जाता है बीच में। अगर आप देखोगे ये क्षेत्र हमारा नागपुर का पठार है और यहाँ इस पठारी क्षेत्र में धातुएं बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो वो कोयल में, मिनरल्स में, लोहा में वो सेल्फ सफिशिएंट है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबंडेंट ऑफ वाटर, अरुणाचल प्रदेश में पानी बहुत है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, बट लैक्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, लेकिन वहाँ रोड नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, एरोप्लेन्स के उतरने के अड्डे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब वहाँ डेवलपमेंट के लिए। और दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडियन स्टेट, रीजन एंड लोकल लेवल। और इसलिए आज की ज़रूरत है कि बैलेंस बिठाया जाना चाहिए। हमारे देश में राज्यों में लड़ाई पता क्यों है? क्योंकि हमारे देश में एक क्षेत्र का डेवलपमेंट तो बहुत हो चुका है, कुछ क्षेत्र तो इतने डेवलप्ड हैं, केरला जैसे, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, लेकिन दूसरी तरफ उड़ीसा, बिहार, झारखंड ये ऐसे हैं जो जहां अभी तक इनका विकास ही नहीं हुआ। और ये जो स्टेट जो बैकवर्ड है ये इनको दोषी देती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को और दूसरी गवर्नमेंट को, कि हमारे बैकवर्डपन का ये कारण है। ठीक है, तो इस तरह से प्लानिंग करके हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को यूज करते हैं। रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, हमने क्या किया है प्लानिंग के लिए? रिसोर्सेज प्लानिंग इज ए कम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, प्लानिंग की जब हम रिसोर्सेज की जब प्लानिंग करते हैं तो हम क्या क्या, एक जटिल प्रक्रिया है ये। और हम क्या क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्षेत्र में या जो दूसरे क्षेत्र हैं उसमें कौन कौन से रिसोर्सेज पाए जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर हैं, मैपिंग करते हैं। और आज तरीके आसान हो गए क्योंकि हमारे पास सैटेलाइट है और सैटेलाइट से हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ क्या क्या रिसोर्सेज हैं। दिस इन्वॉल्व सर्वे, और इसलिए हम सर्वे करते हैं, मैपिंग करते हैं, नक्शे बनाते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्टिमेट करते हैं कि कहाँ का लोहा बढ़िया है, कहाँ का घटिया है, एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, और अनुमान लगाते हैं कि कितना लोहा पाया जाता है। अभी पीछे एक न्यूज़ बनी थी कि जो सोनभद्र नदी है उसमें इतने टन सोना पाया गया है। तो ये क्या है, मेजरमेंट किए जाते हैं इन्वॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारे पास डाटा आ जाता है कि इतने लोहा है इतना, उसका तो उसका यूज कैसे करना है। तो हम क्या करते हैं फिर, इंडोर्स विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, फिर हम टेक्नोलॉजी से उसका प्रयोग करते हैं।
जैसे आपके पास लोहा तो है, लेकिन बाद में उसको पिघलाने के लिए और कोई वस्तु का रूप देने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी भी तो होनी चाहिए, कार ट्रैक्टर बनाने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप करते हैं। जैसे ऑयल निकालने के लिए, रिफाइंड करने के लिए ऑयल को, उसको आगे कंपनियों तक पहुंचाने के लिए सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाते हैं। तो उसके बाद फॉर द इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान, ताकि और उसके बाद रिसोर्सेज का प्रयोग करके डेवलपमेंट उनसे कैसे हो, तो उसके लिए हम प्लान बनाते हैं। ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट, और ये सारे देश के लिए बनाई जाती है। इंडिया हैड मेड concentrated efforts for the achieving the goal of resources planning right from the first 5-year plan launched after independence। सबसे पहले 1951 में हमारी पहली 5-year प्लान आई थी, और 2012 तक हमने 2017 तक हमने 5-year प्लान को रखा है। 13 5-year प्लान हमारे यहाँ चली, फिर मोदी सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया, और अब हमारे यहाँ नीति आयोग है। उसको नेट से ज़रूर सर्च करना आप नीति आयोग पर, वो क्या क्या काम करता है उस आधार पर। तो स्वतंत्रता के बाद हमने ये पैटर्न अपनाया था डेवलपमेंट का कि 5-year प्लान चलाएंगे, और 5-year प्लान के आधार पर ही हमारे देश, जो योजना आयोग था वो हमारे जितने भी रिसोर्सेज थे उनकी मैपिंग करता था और रिसोर्सेज का प्रयोग करता था। The availability of resources is necessary condition for the development of any region, but mere availability of resources in the absence of corresponding changing in the technology and institution may hinder development. There are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward region. On the contrary, there are some regions which have a poor resources but made इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है रिसोर्सेज का होना ही सब कुछ नहीं होता, रिसोर्सेज के साथ है उसको यूज करने की टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए। कई बार हमारे देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर रिसोर्सेज तो नहीं हैं, लेकिन उन्होंने दूसरों से रिसोर्सेज लेके अपना बहुत डेवलप किया है। और दूसरी तरफ जहाँ रिसोर्सेज हैं, झारखंड, बिहार, उड़ीसा में, वो क्या है, वहाँ रिसोर्सेज हैं लेकिन उन्होंने अपना प्रयोग खुद नहीं किया है। जैसे जापान का एक उदाहरण है, जापान के यहाँ लोहा नहीं पैदा होता, लेकिन इसके बावजूद भी जो जापान है वो दूसरे देशों से लोहा लेकर के दुनिया का सबसे विकसित देश बना हुआ है, सबसे अमीर देश है। टेक्नोलॉजी उसकी इतनी बढ़िया है, और टेक्नोलॉजी डिपेंड वो करती है, टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंड करता है आपका डेवलपमेंट। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप अपने जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रयोग सही ढंग से नहीं कर सकते। जैसे अंग्रेज आए थे, क्यों आए थे? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट था। अब उनको अपने जो कारखाने थे उनके लिए रिसोर्सेज चाहिए थे, और रिसोर्सेज के रूप में वो एशिया और अफ्रीका के देशों में आए, वहाँ से रिसोर्सेज लिए। एशिया और अफ्रीका के देशों के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी। जैसे आपको पता है साउथ अफ्रीका में हीरे और सोने की खाने हैं, लेकिन वो अपने रिसोर्सेज का प्रयोग करना नहीं सीखे थे। इस वजह से क्या है, वो डेवलपमेंट में पीछे रह गए। उसके बाद है कैन यू नेम सम रिसोर्सेज रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। ये आप बता सकते हो आसानी से। जैसे उड़ीसा है, कोयला भी है, लोहा भी है, तांबा भी है। राजस्थान है, लोहा है, तांबा है, तेल भी है, उसके बावजूद भी वो बैकवर्ड है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल करेंगे। थैंक